स्टूडेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टल बैंकिंग के बारे में। पोस्टल बैंकिंग का क्या मतलब होता है समझते हैं। देखिए पोस्टल बैंकिंग बेसिकली पोस्टल की अगर बात करें तो आप इसको पोस्ट ऑफिस से डिनोट करेंगे। पोस्टल बैंकिंग क्या रेफर करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्टल नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करना, राइट। मतलब पोस्ट ऑफिस की जो नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू जब आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पोस्टल बैंकिंग कहते हैं। तो पोस्टल बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बेसिक एंड एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जितना ह्यूज नेटवर्क सिस्टम है ना, उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो बहुत सारे वाइडर पॉपुलेशन तक वो उनकी रिचेबिलिटी है, उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम बेसिक और एडवांस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पोस्टल बैंकिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट पोस्टल बैंकिंग मतलब पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क का यूज़ करते हुए बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही पोस्टल बैंकिंग कहलाता है। अगर इंडिया में बात करें तो पोस्टल बैंकिंग हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। याद रखिएगा जो पोस्टल बैंक हमारी इंडिया की है वो कौन है, IPPB है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्लियर है, नाम से क्लियर हो रही है, ये इंडिया की पोस्ट फिर पेमेंट बैंक है। क्लियर है, अभी हम आगे इसको समझ लेंगे। IPPB बेसिकली जब लॉन्च की गई, मतलब ये जो पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटी है जो लॉन्च की गई थी वो ना पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च की गई थी 30 जनवरी 2017 को, राइट। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है ये भी समझ जाइएगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई चीज़ बहुत ह्यूज लेवल पे अप्लाई करना होता है तो पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, कहीं छोटी जगह पे कहीं थोड़ी जगह पे उसका यूज़ करके अप्लाई करके कि क्या मतलब इसका रिजल्ट रहता है। उसके बेसिस पे हम इसे क्या कर देते हैं, ऑल ओवर जगह उसकी एप्लीकेशन ऑल ओवर जगह करते हैं, है ना। तो इट मीन्स कि पायलट प्रोजेक्ट का कहने का मतलब हुआ कि पहले IPPB को कहीं छोटी जगह पर इस्तेमाल किया गया, कुछ एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में। वो एरिया कौन सी थी, रांची और रायपुर, रांची झारखंड का, रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे पहले उसको इस्तेमाल किया गया, पहले उसको लॉन्च किया गया और उसके बाद क्या किया गया, आप अक्रॉस द इंडिया एप्लीकेबल कराया गया। बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट लाया इसीलिए गया था कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक इसे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करा दे, ठीक है। और जैसे ही इसका रिजल्ट रहा उसके अकॉर्डिंग PM नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को पूरे इंडिया में पोस्टल बैंकिंग लॉन्च कर दी विद द नेम ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इज इट क्लियर? IPPB क्या हो गया, याद रखिएगा, IPPB एक पेमेंट बैंक है, पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें ना तो IPPB जो सेटअप हुई है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सेटअप हुई है, ठीक है। और जिसमें इक्विटी है ना वो 100% इक्विटी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा जो इक्विटी है, पूरा जो इसका शेयर है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो IPPB होली ओन्ड पेमेंट बैंक है ना, होली ओन सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये एक पेमेंट बैंक है। अच्छा, पेमेंट बैंक बार बार कही जा रही है, नाम में भी पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक बेसिकली क्या चीज़ है ये भी समझ जाइएगा। देखिए पेमेंट बैंक जैसे RBI की ही पेमेंट बैंक भी ना RBI के अंदर ही आते हैं। RBI की एक स्ट्रैटेजी थी कि मतलब बैंकिंग लाइसेंस अलग अलग जगह पे डिफ्रेंशिएट तरीके से प्रोवाइड किया जाए जिससे कि और बैंकिंग फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंच पाए। उसी के तहत पेमेंट बैंक के बारे में बात कही गई और पेमेंट बैंक जो सेटअप किया गया, इसके बारे में जो इनिशिएट दिया गया वो किसकी रिकमेंडेशन पे लिया गया था, डॉक्टर नचिकेत मोर की रिकमेंडेशन पे लिया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर नचिकेत मोर, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक सेटअप हुआ था, ठीक है। एक चीज़ तो याद रखिएगा, ये पेमेंट बैंक के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, पेमेंट बैंक के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि पेमेंट बैंक बेसिकली कैसे होते हैं। पेमेंट बैंक में ना कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो हर एक काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक का बैलेंस मेंटेन कर सकता है ना। पेमेंट बैंक्स कभी भी किसी NRI से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। इस तरह पेमेंट बैंक के ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंडिया में बहुत पेमेंट बैंक्स हैं, जैसे जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपका पेटीएम आपने सुन रखा है, पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक पेमेंट बैंक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको आइडिया लग जाएगा। NSDL पेमेंट बैंक है, बहुत सारे पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। तो IPPB भी एक क्या है, IPPB एक पेमेंट बैंक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होती है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। IPPB एक पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो पेमेंट बैंक की लिमिटेशंस होगी वो IPPB की लिमिटेशन बन जाने वाली हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, IPPB की बात कही गई, इसका क्या मतलब था, सिंपल सा मतलब था गवर्नमेंट का
कि उन्हें पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क का इस्तेमाल करना था, दैट्स इट, ठीक है। उसका इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचानी थी। आईपीबी इसी विजन के साथ इस्टेब्लिश की गई कि वो कॉमन मैन तक बैंकिंग, जो ट्रस्टेड बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, वो उन्हें अफोर्डेबल रेंज में एक्सेसिबल करा सके। यही इसी मोटो के साथ, मतलब इसी विजन के साथ आईपीबी को स्टेबल किया गया। और बेसिकली जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी ना, कि हमें डिजिटल बनना है ना, डिजिटल बनाने के लिए आईपीबी का होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जो गवर्नमेंट ओन्स कुछ ऐसा हो, क्योंकि बाकी जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्या है, वो प्राइवेट है ना, जैसे एयरटेल वगैरह हो गई, आपकी जियो हो गई, ये सब प्राइवेट है। पर एक गवर्नमेंट ओन्ड आपकी पेमेंट बैंक होनी चाहिए थी, जिसपे लोगों का ट्रस्ट हो और ये एक पेमेंट बैंक हो। क्लियर हो गया। और नेटवर्क किसका हो, पोस्ट ऑफिस का। सो बेसिकली आईपीबी ने पोस्टल नेटवर्क का यूज़ किया, जो अप्रॉक्स 1.55 लाख उसके पोस्ट ऑफिसेज हैं, 3 लाख से एक्सीड उसके एम्प्लॉयज़ हैं। इन लोगों का इस्तेमाल करते हुए, है ना, ये चीज़ों का, इस लेवरेजिंग का, इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को स्टेबल किया गया, इस पोस्टल बैंकिंग को स्टेबल किया गया। और इतने लोग इसमें जब काम करेंगे, जैसे एक बैंक में कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे इतने लोग जो विलेज, टाउन और इस तरह की जगह पे काम करते हुए लोगों तक पहुँचाया गया इस बैंक को, ठीक है, जिससे लोग डिजिटलाइज हो सके। तो आईपीबी ना अपने इस ह्यूज नेटवर्क के थ्रू डोर स्टेप बैंकिंग्स को प्रोवाइड कर रहा था। और इसीलिए उसका जो मोटो था वो क्या था, आपका बैंक आपके दौर। क्योंकि देखिए बैंक्स तो बहुत सारी हैं, रूरल एरियाज़ में भी बैंक है ना, आरआरबीज वगैरह बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में हर जगह बैंक्स अवेलेबल है। पर पोस्टल बैंकिंग की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इसका ये था कि हम आपको आपके घर तक बैंकिंग चीज़ें पहुंचाएंगे, आपको बैंक उठ के आने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपके पास आएगी, डोर स्टेप बैंकिंग, बैंक आपके दौर पे आएगी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम किया गया था, पोस्टल बैंक को लॉन्च किया गया था। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको कि पोस्टल बैंकिंग क्या हो गई। अब हम बात करते हैं पोस्टल बैंकिंग की सर्विसेज की। देखिए पोस्टल बैंकिंग कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो जनरली आप जानते हैं, जैसे डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो देखिए बैंकिंग, जो पोस्टल बैंकिंग होती है वो दो तरीके के डिपॉजिट्स या दो तरीके के अकाउंट्स आपको ओपन करने की फैसिलिटी देती है। एक हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा हमारा करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स में भी आप कुछ स्पेसिफिक सेविंग्स अकाउंट्स हैं, जैसे डिजिटलाइज करते हुए डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है ना, प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट है, इसके अलावा प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स, रेगुलर सेविंग अकाउंट्स एंड बेसिक सेविंग अकाउंट्स, ये 5 तरीके के वो सेविंग अकाउंट्स आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि आप टाइम डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं, एफडीज की बात यहाँ पे नहीं कही जा रही है। क्लियर हो गया। और करंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, तो यही डिपॉजिट्स आप उनके साथ ओपन कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र की आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सिक्योर है, 24/7 प्रोवाइड करेगी आपको, ठीक है। आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कैसे, जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनका जो बेनिफिट है आपको सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे मनरेगा जो कि अब वीबीजी रामजी है ना, वो स्कॉलरशिप वगैरह वो सब आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आईपीबी आपका वर्क करती है, ठीक है। इसके अलावा वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को भी सेल करती है, जैसे कि आपको आईपीबी में लोन वगैरह अगर चाहिए तो वो थर्ड पार्टी लोन्स आपको अवेलेबल कराएगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। जैसे आईपीबी का अगर मैं बात करूँ तो पीएनबी से टाई अप है, एचडीएफसी से टाई अप है, तो वो उनके इंश्योरेंस की चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड कर देंगी, है ना, वहाँ से लोन आपको प्रोवाइड करेंगी। पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स स्कीम्स होते हैं वो भी आईपीबी आपको प्रोवाइड करेगी, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको प्रोवाइड करेगी। तो मतलब थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यही सब जो उनके इंश्योरेंस के हो गए हैं, लोन के जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेगी, पर किसी दूसरे का लेके, ठीक है, उनका खुद का नहीं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी आईपीबी आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बिल या यूटिलिटी का पेमेंट आराम से आप आईपीबी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके एंटरप्राइज या मर्चेंट्स पेमेंट्स होते हैं, है ना, मतलब कि आप ई कॉमर्स का पेमेंट करना चाहें जैसे, और या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, जैसे आप अमेजन, मिंत्रा वगैरह से सामान मंगाते हैं, सीओडी करना चाहते हैं, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। स्मॉल मर्चेंट्स हैं, किराना वगैरह शॉप हैं, सब चीज़ें आप यहाँ पे आराम से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपीबी बेसिकली अगर सर्विसेज की बात करें तो देखिए आपको इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो आपको मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करती है, आपको एसएमएस बैंकिंग प्रोवाइड करती है, राइट। अब देखिए मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, इट्स ऑल लुकिंग लाइक सेम ना, लेकिन देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इन चीज़ों के बारे में। मोबाइल बैंकिंग तो आप सब जानते हैं, तो अभी क्या हो गया कि आप आईपीबी में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं, पोस्टल बैंकिंग लेते हैं आप, तो आप मोबाइल बैंकिंग मतलब उनका अपना जैसे होता है ना, अभी सभी बैंक्स मोबाइल बैंकिंग आपको प्रोवाइड कर रही हैं, मोबाइल के थ्रू बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, सेम ये भी प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एसएमएस बैंकिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। एसएमएस बैंकिंग क्या कह रही है, आईपीबी आपको सिंपली एक नंबर प्रोवाइड कर देती है, उनकी वेबसाइट पर वो नंबर मेंशंस रहते हैं, आप उस पर
SMS करिए और आप उनकी जो बेसिक SMS फैसिलिटी के थ्रू जो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं आप उसको कर सकते हैं। मतलब जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपना अकाउंट फ्रीज कराना तो आप वो कर सकते हैं, फिर अपने अकाउंट्स और CIF की डिटेल ले सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको SMS के थ्रू मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, उनके नंबर पर SMS कर देना है। जैसे बैलेंस इंक्वायरी करना है तो BAL लिख दिया और उस नंबर पर SMS कर दिया। आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए, MINI लिख दिया और उस नंबर पर SMS कर दिया। फ्रीज करना है तो फ्रीज करके स्पेस करके अपना आप अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिए और फिर इस पर्टिकुलर नंबर पे SMS कर दीजिए, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ इस तरह की जो मैंने 4-5 फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी, ये आपको SMS के थ्रू मिल जाएगा। खाली आपको एक SMS कर देना है और आपका ये काम हो जाएगा। उसी को बोल रहे हैं ये SMS बैंकिंग आपको उन्होंने प्रोवाइड की। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आपको मिस्ड कॉल बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की। मिस्ड कॉल बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि जस्ट आपको एक मिस कॉल देना है एक नंबर पे, वो नंबर उनके वेबसाइट पे मेंशन रहता है, आप उनके नंबर पे मिस कॉल देंगे और आपको तुरंत ही आपके 2 काम आराम से हो जाएंगे। जैसे क्या कि आपकी बैलेंस इंक्वायरी के लिए एक अलग नंबर दे दिया गया है कि अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पर मिस कॉल कर दीजिए। जैसे आप नंबर पर मिस कॉल करेंगे आपकी बैलेंस डिटेल आ जाएगी, आपके अकाउंट में कितना कुछ है। और मिनी स्टेटमेंट, 2 ही चीज़ें आपको मिस कॉल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बैलेंस इंक्वायरी, एक मिनी स्टेटमेंट। और मिनी स्टेटमेंट के लिए एक दूसरा नंबर उन्होंने दे दिया। तो आप जैसे इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तो आपको तुरंत आपके अकाउंट आपका मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट करना है तो अलग अलग नंबर दिए, उस पर मिस कॉल करिए और आपको डिटेल्स तुरंत मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इनके मिस कॉल बैंकिंग। इसी तरीके से एक टर्म आ गया फ़ोन बैंकिंग, है ना। अब फ़ोन बैंकिंग क्या हो गई, देखिए फ़ोन बैंकिंग में क्या हो गया कि उन्होंने ना आपको मतलब जैसे होता है ना कि आपको जैसे फ़ोन पे आप बात करते हैं ना, ऐसे ही समझिए। तो उन्होंने एक नंबर दिया जैसे 155299 करके ऐसा नंबर है उनका, आपको उस पर फ़ोन करना है, वहाँ से आपको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। मीन्स जैसे आपको एजेंट टेली ऑपरेटर मिल जाएगा, उससे इंट्रैक्शन हो सकता है, या IVR के थ्रू, मतलब कॉम्बिनेशन है IVR और टेली ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। IVR क्या हो गया, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स करके। तो इस तरीके से ये लोग आपको असिस्ट करेंगे। 13 लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। क्लियर है? तो आप मतलब 13 अलग अलग लैंग्वेज, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे ही, मराठी और ये सब जो रीजनल लैंग्वेज है ना, आप उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो फ़ोन बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप जो IPP के प्रोडक्ट के सर्विसेज उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स को आपको करना है तो इसी नंबर पे कॉल कर दीजिए, उधर से आपको टेली ऑपरेटर या IVR के थ्रू आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, बताने लगेंगे लास्ट 5 ट्रांजेक्शन क्या है। आप कॉल बैक फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। आप कोई क्वेरीज है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड वो भी उनसे कर सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ओपन करना वो भी कर सकते हैं। या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस कॉल के थ्रू फ़ोन करके कि हमें डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, है ना, तो वो भी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बैंकिंग नंबर 155299 और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये सारी मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर IPPN पोसा लिंक कर रहे हैं। POA से क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग्स अकाउंट है आपके, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, पहले लोग पोस्ट ऑफिस में भी अपने अकाउंट्स ओपन करते थे ना, तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं उसको आप लिंक कर सकते हैं अपने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के अकाउंट से। दोनों को लिंक करके आप अगर पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ से आप पैसे IPP अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, आप मोबाइल से ही उसमें ट्रांसफ़र करके और IPP से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या हो गया, आपके IPP अकाउंट से वो लिंक हो जाता है। ठीक है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर ईजी होता है। CLC की सर्विसेज भी हो जाती हैं। CELC की सर्विस क्या होती है, बेसिकली चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट करके है ये, वो डोर स्टेप से प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन होता है जो चाइल्ड के इनरोलमेंट के रिगार्डिंग मोबाइल नंबर में अपडेशन करना है, आधार सर्च करना है, ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सब डोर स्टेप पर प्रोवाइड करने की बात वो करते हैं। ठीक है? ये सारी सर्विसेज आपको पोस्टल बैंकिंग प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा अगर मैं फीचर्स की बात कर लेती हूँ कि IPP का जो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है ना, यही नाम ही है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, तो पहली बात तो आप IPP के ATM से कुछ भी विड्रॉ करेंगे आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ये आपको बहुत लोअर चार्जेस पे फॉरेन एक्सचेंज की जो सर्विसेज है वो भी ऑफर कर देते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस पे आपको चार्जेस लगते हैं ना, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा कि आपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया है या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया है तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा ये आपको QR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको अपना अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है आप QR के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हुए आप ट्रांजैक्शन को कर सकते, कंप्लीट कर सकते हैं। तो QR के बेसिस पे भी आपको ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी आपको IPP प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड है ना, वो भी आपको मिलता है। फर्स्ट ईयर कोई चार्जेस नहीं और उसके बाद के ईयर से 100 रुपीज़ का एनुअल फीस का चार्जेस है आपका। ठीक है? वो एक
बहुत नॉमिनल से चार्ज के थ्रू आपको डेबिट कार्ड भी इशू कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीबी आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देती है, किसी दूसरे बैंक के लोन और इंश्योरेंस वो सब भी आपको, आईपीबी में आपको अकाउंट है और आपको लोन चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड करेगी, किसी दूसरे बैंक से लोन करके वो आपको प्रोवाइड करा देगी, लोन आपका करा देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वो 18 साल के ऊपर अगर कोई हो गया और वो डिजिटल सेविंग्स चाहता है, मतलब डिजिटल सेविंग अकाउंट्स ओपन करना चाहता है, वो आराम से कर सकता है, तो उसका आधार और पैन कार्ड यूज़ करके। बल्कि बाकी की केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो साल भर का टाइम भी दे देती हैं कि आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए और इमीडिएट आप अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं अगर आप 18 ईयर्स के अबव हो रहे हैं तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको पोस्टल बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।